हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्क्स वंडर में। आज हम बात करने वाले हैं HOER रूल के बारे में। HOER रूल 2005 के बारे में बात करेंगे। HOER का फुल फॉर्म होता है आवर ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, मतलब रोजगार के घंटे और आराम की अवधि। रेलवे में भी सभी कर्मचारियों के लिए रोजगार के घंटे और आराम की अवधि जो है वो निर्धारित की गई हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी में रेलवे एम्प्लॉय को बांटा गया है और उनके लिए रोजगार की अवधि और आराम के घंटे जो होंगे, आवर ऑफ ड्यूटी और जो पीरियड ऑफ रेस्ट होगा वो अलग अलग होता है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे हमारे इस वीडियो में। हमारा यह वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो रेलवे में होने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये क्लास। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो के अंत में अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक HOER रूल। HOER रूल का जैसे मैंने बताया, इसका जो फुल फॉर्म होता है आवर ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट, रोजगार के घंटे और आराम की अवधि। तो इसमें सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है जिसके कुछ कुछ मतलब होते हैं, जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। इसमें पहला आता है फुल नाइट। फुल नाइट का मतलब होता है पीरियड बिटवीन 10 PM एंड 6 AM। फुल नाइट मतलब पूर्ण रात्रि, जो रात्रि के टाइम की जो ड्यूटी होती है उसको, उसका जो टाइमिंग कितना माना जाता है, रात्रि 10 बजे से, रात के 10 बजे से 6 बजे तक का टाइम फुल नाइट कहलाता है। उसके बाद आता है लॉन्ग ऑन। लॉन्ग ऑन क्या है? लॉन्ग ऑन अ पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 8, 10 और 12 आवर इन केस ऑफ इंटेंसिव, कंटिन्यूस, इसेंशियली इंटरमिटेंट वर्कर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे तीन चीज आ गई, एक तो इंटेंसिव आ गया, दूसरा कंटिन्यूस आ गया और तीसरा क्या आ गया? इसेंशियली इंटरमिटेंट। इसके बारे में अभी हम नीचे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग ऑन का मतलब है कि अगर ड्यूटी का जो आवर है, ड्यूटी का जो पीरियड है वो 8 घंटे से ज़्यादा हो, इंटेंसिव के केस में 10 घंटे से ज़्यादा हो, कंटिन्यूस के केस में, और 12 घंटे से ज़्यादा हो इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्ग ऑन बोलेंगे। कहने का मतलब है अगर किसी इंटेंसिव वर्कर का ड्यूटी 8 घंटे से ज़्यादा होता है तो उस केस में उसे लॉन्ग ऑन माना जाएगा। इसी तरह कंटिन्यूस और इसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है रोस्टर। रोस्टर किसको बोलेंगे? तो रोस्टर क्या है? रोस्टर जो डॉक्यूमेंट है विच शोज आवर अ रेलवे एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू बी अ ड्यूटी एवरी डे। रोस्टर क्या है? कि एक फिक्स्ड डॉक्यूमेंट है जिसके अंडर में लिखा हुआ है कि हर एक जो रेलवे एम्प्लॉय है वो जो ड्यूटी में आना है उसको किस प्रकार ड्यूटी में आना है, कब उसे वीकली रेस्ट मिलेगा, कब उसे ब्रेक मिलेगा ड्यूटी के बीच में, ये सब रोस्टर में लिखा हुआ रहता है। उसके बाद चौथा टर्म है शॉर्ट ऑफ। शॉर्ट ऑफ का मतलब है अ पीरियड ऑफ रेस्ट। शॉर्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? ड्यूटी खत्म करना, ड्यूटी खत्म करने के बाद जो रेस्ट का पीरियड चालू होता है उसको हम लोग शॉर्ट ऑफ बोलते हैं। ये भी क्या है? अलग अलग है। कैसा? इन केस ऑफ इंटेंसिव वर्कर, इंटेंसिव वर्कर के केस में क्या है? लेस देन 12 आवर। इंटेंसिव केस के वर्कर में क्या है? लेस देन 12 आवर। जिस इंटेंसिव वर्कर का ड्यूटी 6 आवर का ड्यूटी रहता है उसका जो रेस्ट का पीरियड रहता है लेस देन 12 आवर रहता है। अगर किसी वर्कर का जो है 6 से 8 घंटे का ड्यूटी रहता है तो उस केस में उसका 14 घंटे से कम रहता है। इंटेंसिव वर्कर के केस में जो शॉर्ट ऑफ मतलब पीरियड ऑफ रेस्ट जो रहता है वो 12 आवर से कम रहता है इन केस ऑफ 6 आवर ड्यूटी। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय क्या है 6 घंटे का ड्यूटी करके गया, तो दूसरा जो उसका ड्यूटी लगेगा वो कितने देर के बाद लगेगा? 12 घंटे के बाद लगेगा। अगर कोई इंटेंसिव वर्कर 6 से 8 घंटे का ड्यूटी करके गया है तो उस केस में उसका जो नेक्स्ट ड्यूटी लगेगा कितने देर बाद लगेगा? 14 घंटे के बाद लगेगा। उसी प्रकार जो कंटिन्यूस वर्कर है उसके लिए शॉर्ट ऑफ का मतलब है 10 घंटे से कम।
कंटिन्यूस वर्कर के लिए जो शॉर्ट ऑफ का मतलब कितना है, मतलब पीरियड ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, 10 घंटे से कम। और जो इसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी के वर्कर हैं उसके लिए जो शॉर्ट ऑफ का मतलब है वो क्या है, 8 घंटे से कम। 8 घंटे से कम का गैप होगा दो ड्यूटी के बीच में। तो ये तो टर्मिनोलॉजी थी जिसमें अलग अलग टर्म का अपना अलग अलग मतलब था, जिसमें फुल नाइट था, लॉन्ग ऑन था, रोस्टर था, शॉर्ट ऑफ था। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट ऑफ से बहुत क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई कंटिन्यूस वर्कर है तो उसके केस में शॉर्ट ऑफ का पीरियड कितना होगा। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 आवर्स। का सही आंसर क्या हो जाएगा, 10 आवर्स। उसी तरह अगर पूछा जाएगा कि इसेंशियली इंटरमिटेंट वर्कर के केस में जो शॉर्ट ऑफ का पीरियड है वो कितना है, वो है 8 आवर्स। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑथोरिटी और टू क्लासीफाई। जो भी रेलवे एम्प्लॉय को जो ड्यूटी कैटेगरी में बांटा गया है, इंटेंसिव, इसेंशियली इंटरमिटेंट, कंटिन्यूस, ये सब जो बांटा गया है उसकी अथॉरिटी किसके पास है। तो इस पावर टू डिक्लेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इंटेंसिव, इसेंशियली इंटरमिटेंट वेस्टेड विद द हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। किसके पास है, रेल प्रशासन के प्रमुख के पास रहता है, हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है। विच कैन बी डेलीगेटेड टू चीफ पर्सनल ऑफिसर, जिसे बाद में किसके पास सौंपा जाता है, चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास सौंपा जाता है। पावर किसके पास रहता है, हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहता है, बाद में उसे किसके पास सौंपा जाता है, चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास सौंपा जाता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन इट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीनियर स्केल। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई तो उस केस में किसके पास पावर है, इमरजेंसी सिचुएशन पे पावर मिलेगा सीनियर स्केल के रैंक के ऑफिसर को। इमरजेंसी केस में पावर किसके पास रहेगी, सीनियर स्केल के ऑफिसर के पास। नॉर्मल केस में जो पावर रहेगा वो हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास रहेगा। इमरजेंसी केस में ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीनियर स्केल, सीनियर स्केल के रैंक का होना चाहिए। आपातकालीन स्थितियों के दौरान वरिष्ठतम वेतनमान से नीचे के अधिकारी द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके बाद आता है, ए कॉपी ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लासिफिकेशन शैल बी सेंड टू रीजनल रेलवे लेबर कमीशन। रीजनल लेबर कमीशन के पास भेजना है। एक बार जब हम क्लासीफाई कर देते हैं, एक बार जब क्लासीफाई कर दिया जाता है तो उसके बाद उसका एक कॉपी किसके पास भेजना पड़ता है, रीजनल लेबर कमिश्नर के पास भेजना पड़ता है, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास भेजना पड़ता है। किसके पास भेजना पड़ता है, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास भेजना पड़ता है। एंड इफ इट मेड बाय एन ऑफिसर ऑफ सीनियर स्केल अ कॉपी टू बी सेंड टू द हेड ऑफ द रेलवे स्टेशन एंड चीफ पर्सनल ऑफिसर। अगर हमने अभी देखा कि इमरजेंसी केस होता है तो उस केस में उसका कौन बनाता है, सीनियर स्केल रैंक का ऑफिसर बनाता है। अगर सीनियर स्केल ऑफिसर का बनाएगा, ड्यूटी जो है, ड्यूटी जो डिक्लेयर करेगा, अगर सीनियर स्केल का ऑफिसर डिक्लेयर करता है तो उस केस में कॉपी किसको किसको भेजना पड़ेगा, हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को भेजना पड़ेगा और चीफ पर्सनल ऑफिसर को भेजना पड़ेगा। इन दो लोगों को भेजना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन। क्या है, अपील अगेंस्ट क्लासिफिकेशन। इसमें क्या आता है कि एनी रेलवे एम्प्लॉय एग्रीड बाय अ डिक्लेरेशन ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रीफर एन अपील टू रीजनल लेबर कमिश्नर विद इन 90 days ऑफ द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। RLC में आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट और फ्रेश जॉब एनालिसिस में ऑर्डर फॉर चेंज इन क्लासिफिकेशन। तो कहने का मतलब है कि वर्गीकरण की घोषणा के बाद, मतलब जब क्लासीफाई हो जाता है उसके 90 दिनों के भीतर रेल कर्मचारी को किसके पास अपना जो है प्रस्ताव देना पड़ेगा, जांच का वो देना पड़ेगा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के पास, रीजनल लेबर कमिश्नर के पास, रीजनल लेबर कमिश्नर के पास उसको अपना एप्लीकेशन देना पड़ेगा। उसके बाद जांच के आदेश होंगे और फिर उसके अनुसार से कार्रवाई होगा। इसके सेकंड ऑफ क्या टॉपिक है, रेलवे एम्प्लॉय ऑफ रेलवे एडमिशन एग्रीड बाय डिसीजन ऑफ रेलवे लेबर कमिश्नर में प्रीफर एन अपील टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 days फ्रॉम द डेट विच इज द डिसीजन ऑफ लेबर कमिश्नर। मान लीजिए कोई रेल कर्मचारी क्या करता है, 90 दिनों के बाद, 90 दिनों के अंदर रेलवे लेबर कमिश्नर के पास अपना एप्लीकेशन देता है और वहाँ क्या होता है, वो असंतुष्ट होता है, उस वहाँ से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, तो उस केस में क्या करता है,
किसके पास वो अपील कर सकता है? उस केस में वो अपील कर सकता है भारत सरकार के जो सचिव हैं, श्रम मंत्रालय के जो सचिव हैं, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, इसके पास उसको अपील करना पड़ेगा 90 डेज के भीतर, जब उसका जो डिसीजन है वो लेबर रीजनल लेबर कमिश्नर के पास से आ जाता है। अगर उसका जो ऑर्डर है वो रीजनल लेबर कमिश्नर के पास से आ जाता है तो 90 दिनों के अंदर उसको फिर से अपील कर सकता है। किसके पास? उसका सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। जो रेलवे एम्प्लॉय हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मेनली इसको सबसे मेनली जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से नाम ही से पता चलता है कि लगातार, निरंतर। तो इस केस में क्या होता है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एक्सेप्ट व्हेन इट इज एक्सक्लूडेड और हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी एसेंशियल रिटायरमेंट एंड और इंटेंसिव। मतलब कहने का मतलब है कि रेलवे में अगर कोई एम्प्लॉय को 3 कैटेगरी, जो कंटिन्यूअस कैटेगरी, एसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी और इंटेंसिव कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी से बाहर रखा जाता है, एक्सक्लूड किया जाता है, तो उस केस में उसको कंटिन्यूअस कहा जाएगा। अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय को कंटिन्यूअस, एसेंशियली इंटरमिटेंट और इंटेंसिव, इन तीनों कैटेगरी से बाहर रखा जाता है तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस कैटेगरी का एम्प्लॉय बोलते हैं। अब ये तीनों कैटेगरी है क्या क्या, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले आता है एसेंशियली इंटरमिटेंट। एसेंशियली इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि अनिवार्य रूप से आंतरायिक। एसेंशियली इंटरमिटेंट में क्या है कि द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इज सेड टू बी एसेंशियली इंटरमिटेंट व्हेन इट हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी सो बी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑन द ग्राउंड दैट डेली आवर ऑफ ड्यूटी रेलवे एम्प्लॉय नॉर्मली इंक्लूड पीरियड ऑफ इनएक्शन एग्रीगेशन टू 50% और मोर देन हाफ आवर इन टूर ऑफ 12 आवर ड्यूटी। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी रेलवे कर्मचारी को जो को क्या है, इंटर इसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी का मानेंगे, अगर जो है उसके दैनिक जो काम के घंटे हैं उसमें 50% या उससे अधिक की निष्क्रियता की अवधि शामिल हो। मतलब अगर जितना आवर का ड्यूटी करता है उसमें 50% ड्यूटी में उसको कोई काम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उस केस में उसको हम लोग इसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी का कैटेगराइज करते हैं। और इस कैटेगरी में क्या होता है, रेलवे कर्मचारी हो सकता है कर्तव्य, लेकिन शारीरिक गतिविधियां निरंतर ध्यान प्रदर्शित करने के लिए नहीं कहा गया है। इसमें क्या होता है, उसको पूरा कंसंट्रेशन के साथ काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पूरा ध्यान देने लगातार नहीं देना पड़ता है। उस केस में क्या होता है, उसको इसेंशियली इंटरमिटेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सक्लूडेड। इसमें क्या होता है, द रेलवे एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे इज सेड टू बी एक्सक्लूडेड इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। अगर इन जो लिस्टेड कैटेगरी है उसमें आता तो उसको एक्सक्लूडेड बोलेंगे। कौन कौन आता है, रेलवे एम्प्लॉय एम्प्लॉयड इन मैनेजरियल और कॉन्फिडेंशियल कैपेसिटी। जो भी रेलवे कर्मचारी जो हैं वो गोपनीय शाखा या फिर प्रबंधक में, मैनेजरियल पोस्ट में काम कर रहे हैं तो उन सबको हम लोग एक्सक्लूडेड बोलेंगे। आर्म गार्ड, जितने भी आर्म गार्ड हैं वो भी एक्सक्लूडेड आते हैं। स्कूल में जो टीचिंग है वो से भी एकेडमिक एक्विजिशन करा रहे हैं वो भी एक्सक्लूडेड है। जो भी सुपरवाइजरी हैं वो एक्सक्लूडेड है। मार्टन एक्सक्लूडेड है। हेल्थ एजुकेशन और डिस्ट्रिक्ट एक्सटेंशन एजुकेशन वो भी एक्सक्लूडेड है। फैमिली प्लानिंग, फील्ड वर्कर, लेडी हेल्थ विजिटर, एक्चुअली नर्स, मिडवाइस, प्रोजेक्शनिस्ट, अदर कैटेगरी प्रिस्क्राइब, ये सब क्या है, एक्सक्लूडेड कैटेगरी का आता है। अब सबसे मेन है, इसमें आता है इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या होता है कि आपको लगातार ड्यूटी करना पड़ता है और क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेस वाला नेचर का जॉब होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेसियस होता है। क्या होता है, स्ट्रेसियस होता है।
इसमें क्या होता है, एक रेलवे कर्मचारी के रोजगार को गहन कहा जाता है। इंटेंसिव कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, जब इसे निर्धारित पदाधिकारी द्वारा आधार घोषित किया जाता है कि जोरदार प्रकृति का और उसमें निरंतर एकाग्रता चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, लगातार कंस्ट्रक्शन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, क्या चाहिए, लगातार कंसंट्रेशन चाहिए, तो उस केस को इंटेंसिव बोला जाएगा। और फिर आता है सुपरवाइजरी स्टाफ। तो सुपरवाइजरी स्टाफ के केस में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर बाय रिटर्न ऑर्डर स्पेसिफाई रेलवे एम्प्लॉय और क्लासेस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय एज सुपरवाइजरी। तो कौन इसको क्लासिफाई करता है सुपरवाइजरी स्टाफ को, ये करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर क्या करते हैं, रेलवे के सुपरवाइजरी स्टाफ को कैटेगराइज करते हैं। और जो उसका कॉपी होता है उसको किसको भेजा जाता है, चीफ लेबर कमिश्नर को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, चीफ लेबर कमिश्नर न्यू दिल्ली को भेजा जाता है। उसके बाद आता है क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन, कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या क्या उसके क्राइटेरिया है। अगर कोई रेलवे एम्प्लॉय जो है, दोज इंक्लूडेड फ्रॉम आवर एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एज्यूम्ड कंटिन्यूअस देयर आफ्टर ऑन द बेसिस ऑफ फैक्चुअल जॉब एनालिसिस इज क्लासिफाइड एसेंशियली इंटरमिटेंट और इंटेंसिव। मतलब अभी तो आपको पहले बताया कि जो भी एम्प्लॉय जो है वो क्या है, अगर कोई एम्प्लॉय जो है एसेंशियली इंटरमिटेंट, इंटेंसिव या फिर वो क्या है, इंटेंसिव, इसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड कैटेगरी में नहीं हो, तो वो क्या किस कैटेगरी में आता है, कंटिन्यूअस कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है इंटेंसिव। इंटेंसिव में क्या आता है, दो इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्या बात है, अगर किसी एम्प्लॉय को हम इंटेंसिव कैटेगरी का एम्प्लॉय डिक्लेयर करते हैं तो उसमें दो फैक्ट आता है। पहला तो उसका जो जॉब होगा वो स्ट्रेसियस नेचर का होगा, वर्किंग टेंडर टू कॉज मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेन। इसमें क्या है, मेंटल और फिजिकल अटेंशन का जरूरत पड़ता है। और दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस एप्लीकेशन टू सच वर्क विद टाइटल और नो पीरियड एप्लीकेशन। इस केस में, इंटेंसिव केस में क्या दो केस है, पहला केस तो उसका स्ट्रेसियस नेचर ऑफ जॉब होगा, मतलब उसमें फिजिकल और मेंटल कंसंट्रेशन जरूरी होगा, और दूसरा जो होगा उसको लगातार काम करना पड़ेगा, उसमें कोई नो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन रहता है। इस केस में क्या होता है, दिस दिस इज कंसिडर्ड टू हैव सेटिस्फाई वेयर provided of inaction or relaxation do not aggregate 6 hour or more in a cycle of 24 hour or 1 hour more than in a shift of 8 hour। मतलब अगर इस केस में क्या होता है, अगर कोई 6 घंटे का ड्यूटी करता है तो उस केस में उसे 24 घंटे में अगर 6 घंटे का ड्यूटी करता है तो उस केस में लगातार कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है उस केस में। और अगर बीच में 1 घंटे का रेस्ट लेता है और 8 8 आवर की ड्यूटी करता है तो उसका जो रेस्ट का होगा वो 14 घंटे का होगा। इसके बाद तीसरा आता है इसेंशियली इंटरमिटेंट। इस केस में क्या होता है, इफ ड्यूटी आवर्स विच शुड बी एज्यूम्ड टू बी 12 आवर पर डे। इसेंशियली इंटरमिटेंट में क्या होता है, ड्यूटी आवर क्या होता है, 12 घंटे प्रतिदिन होता है। इसमें क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है 1 पीरियड ऑफ इनएक्शन ऑफ नॉट लेस देन 1 आवर। इस केस में क्या होता है, उसे 1 घंटे का रेस्ट मिलता है। और अगर 1 घंटे का रेस्ट नहीं मिलता तो हाफ हाफ आवर के, आधा आधा घंटे के 2 रेस्ट मिलते हैं। इसेंशियल इंटरमिटेंट में नॉर्मली क्या होता है, 12 घंटे का ड्यूटी होता है एक दिन में, और जो पीरियड ऑफ इनएक्शन होता है, पीरियड ऑफ रेस्ट होता है बीच में, तो उसमें क्या होता है, इनएक्शन का जो होता है वो 1 घंटे का हो सकता है, या फिर 2 घंटे, आधे घंटे का 2 बार हो सकता है। और इस केस में क्या होता है, इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में क्या होता है, जो अटेंशन देना पड़ता है वो 50% ही देना पड़ता है। एग्रीगेशन ऑफ 50% और ड्यूरिंग विच नॉट कॉल अपॉन आइदर फिजिकल और एक्टिविटी और स्टेज अटेंशन, मतलब इसको लगातार अटेंशन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में देखें तो सबसे पहले इंटेंसिव का जो पीरियड ऑफ ड्यूटी आवर है इन अ वीक वो कितना है, 42 है। इंटेंसिव में 42 है, कंटिन्यूस में 48 है। इंटेंसिव में 42, कंटिन्यूस में 48 आवर पर वीक। इसेंशियली इंटरमिटेंट में 48 आवर पर वीक है, प्लस 12 आवर या 24 आवर आवर ऑफ वर्क है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड आवर। अभी क्या है,
इसमें अधिकतम इंटेंसिव कैटेगरी में अधिकतम 3 घंटे बढ़ा सकते हैं, तो 42 है तो उससे 45 किया जा सकता है। इसके बाद आता है कंटिन्यूस है तो उस केस में 54 आवर्स कर सकते हैं, 48 घंटे से बढ़ाकर 54 आवर कर सकते हैं। और इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में 48 घंटे पर वीक से बढ़ाकर 75 आवर पर वीक कर सकते हैं। ये था अलग अलग कैटेगरी के स्टैंडर्ड आवर ऑफ ड्यूटी और स्टैट्यूटरी लिमिट। अभी क्या इसी केस में आता है कि प्रिपेटरी और कंप्लीमेंट्री वर्क इज ट्रीटेड एज, क्या हो सकता है कि व्हेन इट इज लेस देन 15 मिनट नॉट ट्रीटेड एज ड्यूटी नॉट एग्जिबिटेड इन रोस्टर। अगर कोई अपनी ड्यूटी में 15 मिनट देर से आता है या 15 मिनट देर ड्यूटी ज्वाइन करता है तो उसको ड्यूटी में नॉट इंक्लूड नहीं किया जाएगा, नॉट ट्रीटेड एज ड्यूटी, ड्यूटी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अपनी कार्य जो शुरू करता है, अगर कोई एम्प्लॉय क्या है प्रारंभिक या पूरक कार्य जो शुरू करता है वो काम ड्यूटी लेने से पहले, तो उस केस में जब 15 मिनट से कम हो तो उस केस में ड्यूटी नहीं माना जाएगा और उसे रोस्टर में प्रदर्शित नहीं किया। अगर 15 मिनट से कम हो देन 45 मिनट, 15 मिनट से 45 मिनट के बीच में हो तब भी उसे प्रारंभिक कार्य के रूप में माना जाएगा। क्या क्या माना जाएगा? ट्रीटेड एज प्रिपरेटरी वर्क। अगर 45 मिनट से 1 घंटा हो कंटिन्यूस केस के केस में तो उस केस में उसको प्रारंभिक क्रिया पूरक कार्य माना जाएगा। मतलब ड्यूटी खत्म होने से पहले अगर कोई एम्प्लॉय ड्यूटी शुरू होने से पहले अगर कोई एम्प्लॉय क्या है 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक प्रिपरेटरी या फिर कंप्लीमेंट्री वर्क करता है तो उस केस में वो कंटिन्यूस कैटेगरी में 1 घंटे तक उसे ट्रीट किया जाएगा कि वो उसका जो है ड्यूटी प्रारंभ नहीं हुआ है। उसके बाद है टोटल आवर ऑफ प्रिपरेटरी एंड कंप्लीटिव वर्क शैल बी फिक्स्ड सो एज नॉट एक्सीड मैक्सिमम आवर। अभी क्या है हर कैटेगरी का जो प्रिपरेटरी और कंप्लीटिव वर्क है वो फिक्स्ड कर दिया गया है जो जिसको एक्सीड नहीं किया जा सकता। तो अभी हमने देखा कि 45 मिनट से ज़्यादा पर 15 मिनट से ज़्यादा पर 45 मिनट से कम वो था कंटिन्यूस कैटेगरी में, 45 मिनट से 1 घंटा था कंटिन्यूस कैटेगरी में, और इंटेंसिव या इसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी में 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक को ही प्रिपरेटरी या कंप्लीटली वर्क में ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद आता है रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ के केस में क्या होता है उसका जो लिंक रोस्टर होता है वो टोटल 104 आवर का हो सकता है, और अगर स्टैचुरी लिमिट होता है तो उस केस में 108 आवर 108 घंटे का हो सकता है। और लिंकिंग जो होना पड़ेगा दो ड्यूटी के बीच में ऐसा होना पड़ेगा कि उसके बीच का जो गैप है 10 घंटे से ज़्यादा नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद क्या है देयर आर गिवन 4 पीरियड ऑफ रेस्ट 30 कंजिक्यूटिव आवर एंड 5 पीरियड ऑफ 22 कंजिक्यूटिव आवर ईच इंक्लूडिंग अ फुल नाइट। अब उनका जो रेस्ट होगा वो क्या होगा, अगर उन्हें लगातार 30 घंटे की 4 अवधि या पूरी रात सहित 22 घंटे लगातार 5 अवधि दी जा सकती है। उनका जो रेस्ट क्या होगा 30 घंटे लगातार उनको रेस्ट मिल सकता है। इसके अलावा 22 घंटे लगातार मिल सकता है अगर उनका जो रोस्टर होगा वो 5 पीरियड्स का होगा। अगर 4 पीरियड्स का होगा उसका रोस्टर वीकली जो है उसका रोस्टर जो है 4 पीरियड का होगा तो उसमें 30 घंटे लगातार उसको रेस्ट देना है। अगर 5 पीरियड का होगा तो उसके इसमें 22 घंटे उसको लगातार रेस्ट देना है। स्प्लिट ड्यूटी क्या है स्पेल ऑफ ड्यूटी सेल नॉट एक्सीड 3 एंड नंबर ऑफ ब्रेक नॉट एक्सीड 2। अगर कोई ड्यूटी अपना ड्यूटी स्पेल में करता है तो उस केस में स्पेल ड्यूटी नॉट एक्सेड 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक दिन में क्या होना चाहिए 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो ब्रेक जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंटिन्यूस नेचर रेलवे एम्प्लॉय हु प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज बियॉन्ड 1.6 किलोमीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ड्यूटी 7 आवर ऑफ स्प्लिट ड्यूटी शैल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 8 आवर ऑफ नॉर्मल ड्यूटी। तो स्पीच ड्यूटी के केस में अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय का जो है वो क्वार्टर जो है 1.6 किलोमीटर के अंदर है तो उस केस में अगर वो 7 आवर का स्प्लिट ड्यूटी करता है तो उसे 8 आवर के नॉर्मल ड्यूटी के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है।
तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।